नमस्कार दोस्तों, मनीष एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट का इतिहास चैप्टर 2, जिसका नाम है राजा, किसान तथा नगर। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में एकत्रित किया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिससे कि इसमें का पहला प्रश्न है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, दूसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है बृहत कथा मंजरी और चौथा ऑप्शन है कथा सरित सागर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बृहत कथा मंजरी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है। इंडिका किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज, तीसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन और चौथा ऑप्शन है कालिदास। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगास्थनीज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दुहित्र कहा जाता है। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दुहित्र कहा जाता है। पहला ऑप्शन समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन कुमारगुप्त और चौथा ऑप्शन स्कंदगुप्त। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समुद्रगुप्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। इसमें आपका पहला ऑप्शन है महासंधि विग्राहिक, दूसरा ऑप्शन है महाश्वपति, तीसरा ऑप्शन है महापिलुपति और चौथा ऑप्शन है महाबलाधिकृत। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महापिलुपति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से महिला संत थी। निम्न में से महिला संत थी, यानी कि कौन इसमें महिला संत थी। पहला ऑप्शन है मीरा, दूसरा ऑप्शन अंडाल, तीसरा ऑप्शन है कराइकल और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। यानी कि मीरा भी थी, वो भी महिला संत थी, अंडाल भी महिला संत थी और कराइकल भी जो थी वो भी क्या थी, महिला संत थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म की शुरुआत किसने की थी। धर्म की शुरुआत किसने की थी। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है कनिष्क। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अशोक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। पहला ऑप्शन हिटलर, दूसरा ऑप्शन नेपोलियन, तीसरा ऑप्शन बिस्मार्क और चौथा ऑप्शन मुसोलिनी। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपोलियन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन अशोक और चौथा ऑप्शन कुणाल। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि चंद्रगुप्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन श्रवण बेलगोला और चौथा ऑप्शन उज्जैनी। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि श्रवण बेलगोला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। पहला ऑप्शन बौद्ध, दूसरा ऑप्शन जैन, तीसरा ऑप्शन शैव धर्म और चौथा ऑप्शन वैष्णव धर्म। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जैन धर्म। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन कुणाल, तीसरा ऑप्शन संप्रति और चौथा ऑप्शन बृहद्रथ। चौथा ऑप्शन बृहद्रथ। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बृहद्रथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? पहला ऑप्शन कोषाध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन मुद्राध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन पन्याध्यक्ष और चौथा ऑप्शन लवण्याध्यक्ष। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पन्याध्यक्ष। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन विदिशा, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन राजगीर। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पाटलिपुत्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन बंगाल, तीसरा ऑप्शन उड़ीसा और चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उड़ीसा में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? पहला ऑप्शन केंद्रीय मंत्री, दूसरा ऑप्शन राजकीय कर संग्रह अधिकारी, तीसरा ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश और चौथा ऑप्शन अंतःपुर का रक्षक। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राजकीय कर संग्रह अधिकारी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य काल में ब्रह्मदेव का क्या था? मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? पहला ऑप्शन पशुदान, दूसरा ऑप्शन धन दान, तीसरा ऑप्शन भूमिदान और चौथा ऑप्शन कृषि दान। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भूमिदान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अशोक का व्यक्तित्व किस धर्म का था? अशोक का व्यक्तित्व धर्म क्या था? अगला प्रश्न है अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? पहला ऑप्शन बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन शैव धर्म और चौथा ऑप्शन वैष्णव धर्म। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बौद्ध धर्म। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? क्वेश्चन क्या है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? पहला ऑप्शन जापान, दूसरा ऑप्शन मिस्र, तीसरा ऑप्शन बर्मा और चौथा ऑप्शन सिंहल द्वीप। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सिंहल द्वीप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? पहला ऑप्शन नंद वंश, दूसरा ऑप्शन मौर्य वंश, तीसरा ऑप्शन गुप्त वंश और चौथा ऑप्शन चोल वंश। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि मौर्य वंश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गए? अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गए? पहला ऑप्शन उपगुप्त, दूसरा ऑप्शन उपाली, तीसरा ऑप्शन राधागुप्त और चौथा ऑप्शन नागसेन। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उपगुप्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था? राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था? पहला ऑप्शन माधवी, दूसरा ऑप्शन अम्बपाली, तीसरा ऑप्शन तिष्य रक्षिता, चौथा ऑप्शन सालवती। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सालवती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा तथा सुखी तथा प्रसन्न है? पहला ऑप्शन मेगास्थनीज, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन बिंदुसार, चौथा ऑप्शन कौटिल्य। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कौटिल्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन उज्जैनी, तीसरा ऑप्शन तोसाली, चौथा ऑप्शन पाटलिपुत्र। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी
यानी कि तोसाली। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। पहला ऑप्शन मालवा, दूसरा ऑप्शन कश्मीर, तीसरा ऑप्शन तक्षशिला और चौथा ऑप्शन पटना। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि पटना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन ताम्रयुगी नगर, दूसरा ऑप्शन कांस्य युगी नगर, तीसरा ऑप्शन लौह युगी नगर और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि लौह युगी नगर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। पहला ऑप्शन सारनाथ का अभिलेख, दूसरा ऑप्शन गिरनार का अभिलेख, तीसरा ऑप्शन उगजाग कोई का अभिलेख, चौथा ऑप्शन मथुरा का अभिलेख। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि उगजाग कोई का अभिलेख। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पटना आया था। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पटना आया था। पहला ऑप्शन है सिकंदर, दूसरा ऑप्शन फिलिप, तीसरा ऑप्शन सेल्यूकस और चौथा ऑप्शन डिमेट्रियस। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि सेल्यूकस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया। पहला ऑप्शन 10वां शिलालेख, दूसरा ऑप्शन 11वां शिलालेख, तीसरा ऑप्शन 12वां शिलालेख, चौथा ऑप्शन 13वां शिलालेख। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि 13वां शिलालेख। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फाइहान किस शासक के काल में भारत आया। चीनी यात्री फाइहान किस शासक के काल में भारत आया। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है कनिष्क। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि विक्रमादित्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। तो पहला ऑप्शन अशोक, दूसरा ऑप्शन बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन स्कंदगुप्त। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। पहला ऑप्शन प्रयाग अभिलेख, दूसरा ऑप्शन एरण अभिलेख, तीसरा ऑप्शन मेहरौली अभिलेख और चौथा ऑप्शन मथुरा अभिलेख। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि एरण अभिलेख। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बर्णभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है। बर्णभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है। पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन अशोक, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा ऑप्शन हर्षवर्धन। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि हर्षवर्धन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया। गुप्त संवत किसके द्वारा और कब शुरू किया गया था। तो उसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए घटोत्कच 300 ईस्वी, ऑप्शन बी श्रीगुप्त 309 से 310 ईस्वी, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त 324 ईस्वी, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईस्वी। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईस्वी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचतंत्र की रचना किसने की। पंचतंत्र की रचना किसने की। पहला ऑप्शन आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन वराहमिहिर, तीसरा ऑप्शन कालिदास, चौथा ऑप्शन विष्णु शर्मा। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा
वो होगा ऑप्शन डी यानी कि विष्णु शर्मा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन अशोक, दूसरा ऑप्शन समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन स्कंदगुप्त, चौथा ऑप्शन कुमारगुप्त। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि कुमारगुप्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? पहला ऑप्शन मौर्य काल, दूसरा ऑप्शन गुप्त काल, तीसरा ऑप्शन मुगल काल और चौथा ऑप्शन अंग्रेजों का काल। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि गुप्त काल। यानी कि गुप्त काल को ही स्वर्ण काल भी बोला जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन 10। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि 8। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तीसरा ऑप्शन है 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में और चौथा ऑप्शन है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब बता दे कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले, उसी को बोला जाता है ईसा पूर्व। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। पहला ऑप्शन फाइहान, दूसरा ऑप्शन हुएनसांग, तीसरा ऑप्शन हर्ष जिनका पूरा नाम हर्षवर्धन है और चौथा ऑप्शन कुमारगुप्त। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि हुएनसांग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया? किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी यानी कि दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन स्कंदगुप्त। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि समुद्रगुप्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन खरोष्टी लिपि, दूसरा ऑप्शन अरमाइक लिपि, तीसरा ऑप्शन ब्राह्मी लिपि और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि खरोष्टी लिपि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है 35, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा ऑप्शन है 44। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि 44। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? अशोक द्वारा प्रचलित कहाँ प्रचलित हुआ? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है सीरिया, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन श्रीलंका और चौथा ऑप्शन जापान। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? पहला ऑप्शन तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन राजगृह, तीसरा ऑप्शन पाटलिपुत्र और चौथा ऑप्शन वैशाली। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि तक्षशिला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक कहाँ का रहने वाला था? पहला ऑप्शन तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन बनारस, तीसरा ऑप्शन पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन राजगृह। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि राजगृह। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की ख्याति
किस रूप में थी? इसमें आपका पहला ऑप्शन है व्यापारी के रूप में, और दूसरा ऑप्शन है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, तीसरा ऑप्शन है वैद्य के रूप में, और चौथा ऑप्शन बौद्ध भिक्षु के रूप में। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि वैद्य के रूप में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? पहला ऑप्शन पटना, दूसरा ऑप्शन नालंदा, तीसरा ऑप्शन वैशाली, और चौथा ऑप्शन भागलपुर। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि भागलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? पहला ऑप्शन नंद वंश, दूसरा ऑप्शन हर्यक वंश, तीसरा ऑप्शन शिशुनाग वंश, और चौथा ऑप्शन मौर्य वंश। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि हर्यक वंश। यानी कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश से था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध किस वंश से था? पहला ऑप्शन हर्यक वंश, दूसरा ऑप्शन बृहद्र वंश, और तीसरा ऑप्शन नंद वंश, और चौथा ऑप्शन मौर्य वंश। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? बृहद्र वंश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? पहला ऑप्शन मगध, दूसरा ऑप्शन अंग, तीसरा ऑप्शन गंधार राज्य, और चौथा ऑप्शन मल राज्य। चौथा ऑप्शन मल राज्य। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि गंधार राज्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेलेक्यू ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के से किया था? यानी कि इसमें आपका पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन बिंबिसार, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, और चौथा ऑप्शन कनिष्क। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? पहला ऑप्शन 11वें, दूसरा ऑप्शन 12वें, तीसरा ऑप्शन 13वें, चौथा ऑप्शन 14वें। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 13वें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।